नमस्कार, बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वनिता। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि पीने के पानी के लिए कैसे तरस रहा है हरियाणा। आज बात करेंगे हरियाणा में शिक्षा के हालात के बारे में, जो आजादी के इतने सालों बाद भी बदहाल स्थिति में है। ना तो शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाया जा सका है और ना ही शिक्षा स्तर में सुधार लाया जा सका है। शिक्षा मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गई है और शिक्षा की बिगड़ती स्थिति को लेकर सरकार पूरी तरह उदासीन दिख रही है। सन 2001 से 2011 के बीच हरियाणा में 8.69% की शिक्षा वृद्धि रही, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। हरियाणा में शिक्षा दर 76.4% है। महिलाओं और दलितों के शिक्षित होने की दर चिंताजनक है। साथ ही साथ गांव व शहरों में शिक्षा के बीच की खाई भी चौड़ी होती जा रही है। चिंताजनक स्थिति ये भी है कि भारत के 604 जिलों के स्कूलों में 22 लाख शिक्षकों की कमी है और हरियाणा के 21 जिलों के सरकारी स्कूलों में 10,000 शिक्षकों की कमी है। गुणवत्ता के आधार पर देखें तो एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत का 74 में से 73वां स्थान रहा और जबकि चीन अव्वल है। एजुकेशन में गैप आगे आया नहीं है, ये लाया गया है जानबूझ के, क्योंकि ज्यादातर जो राजनीतिक पार्टियां उनका एक ही उद्देश्य है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अशिक्षित होंगे उनको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। दिल्ली में तो अरबों अरबों रुपए लगकर हम बहुत बड़े उद्यान भी बनाएंगे, हम बहुत बड़े फ्लाईओवर्स भी बनाएंगे, हम बहुत बड़े ऑडिटोरियम भी बनाएंगे, लेकिन देहात के अंदर हम सड़क भी नहीं बनाएंगे, वहां तो स्कूल भी नहीं बनाएंगे, वहां तो हम टीचर भी नहीं देंगे। नतीजा है कि वो साधनहीन बच्चा है और वो साधनहीन बच्चा कैसे भी अपना रास्ता मैनेज कर रहा है, अपनी मंजिल तक वो जाना चाहता है कहीं, लेकिन वो रिसोर्स नहीं है उसके पास। कहने को तो हरियाणा में शिक्षा पर पूरे बजट का 15% के करीब खर्च किया जाता है, जो कि योजना आयोग की सिफारिशों से कम है। आयोग के मुताबिक शिक्षा पर बजट का 25% से 30% खर्च होना चाहिए, जो राज्य के जीडीपी का 6% होगा। कम बजट होने के कारण शिक्षा के स्तर, प्रबंधन और गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। शिक्षा पर हरियाणा सरकार ने 2012-13 के बजट में 8,245 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि इसे कम से कम 12,000 करोड़ रुपए के करीब होना चाहिए। पैसे की कमी तो एक समस्या है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार शिक्षा विभाग का प्रबंधन भी सही प्रकार से नहीं कर पा रही। निष्क्रिय प्रबंधन की वजह से शिक्षा का गिरता स्तर, अनुशासनहीनता, किताबों का समय पर न मिलना जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। हरियाणा के 12.5 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में 63,500 शिक्षकों में से सिर्फ 47,500 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। 9,400 गेस्ट अध्यापक हैं और 6,600 स्थान रिक्त हैं। शिक्षकों की कमी और स्कूलों में माहौल सही न होने की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। एक सर्वे के अनुसार 2010 में सरकारी स्कूलों के 40% 5वीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताब भी नहीं पढ़ सकते और 50% बच्चों को तो गणित का भाग करना भी नहीं आता। अपनी कमियों को छुपाने के लिए सरकार 8वीं कक्षा तक बच्चों को बिना परीक्षा के पास कर रही है। सरकार की नीयत और नीति में ही फर्क है। 100 रुपये का बजट बनाया, 100 रुपये के बजट में वहां तक तो 5% लोग भी बजट नहीं जाता। वहां ऊपर से सिस्टम शुरू होता है खराब होने का, भ्रष्टाचार का। वहीं से सब कुछ, मान लिया हमने डेस्क खरीदने हैं, बिल्डिंग बनानी है, वहीं से सिस्टम खराब होता है। जब सिस्टम नियति ठीक नहीं होगी तो कैसे होगा। सरकारी स्कूल में ना तो पानी की सुविधा रहती और ना ही कोई ग्राउंड वगैरह है खेलने के लिए बच्चों के लिए, और अगर स्कूल से बच्चे चले जाएं तो वो 1-2 घंटे से बाद में घर से आते हैं, तो कौन भेजेगा जिस सरकारी स्कूल के अंदर। स्कूल 10 तक है जी, और वो भी स्टाफ पूरा नहीं है जी। वहाँ जो टीचर, हाँ कोई टीचर कुर्सी पे बैठा स्वेटर बुन रहा है और कोई यानी कि पूरा पढ़ा नहीं है बच्चे ने। अब प्राइवेट में जो सुविधा है पढ़ने के लिए स्कूल में, गरीब तो वहाँ पढ़ ही नहीं पाता जी।
जो अच्छे घर के हैं वे प्राइवेट में अपने बच्चे को दाखिल करते हैं। गरीब का तो बस जो 10 तक पढ़ लिया तो ठीक है, वो भी नहीं पढ़ पाता, वो भी महिर गलियां में धक्के खांदा फिरा जी। बस ये जो महंगे स्कूलों में जाते हैं बच्चे, उसका पर्पस क्या होता है? एक तो अंग्रेजी की इतनी इम्पोर्टेंस है हमारे हिंदुस्तान में, हमने बना दी। वो सोचते हैं कि पढ़ा लिखा वही है जो अंग्रेजी जानता है, जो अंग्रेजी नहीं जानता वो अनपढ़ है। ये कसवट्टी है, जिसका नतीजा क्या है, पब्लिक स्कूलों में ज़्यादा भागदौड़ हो रही है और इतनी खलड़ी उतार रहे हैं वो, जिसका कोई अंदाजा नहीं। पहली क्लास में दाखिल करने के लिए 20-20 हज़ार रुपये एडमिशन फीस उन्होंने रख रखी है। 1500-1600 रुपये से कम किसी की फीस नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा वहां दाखिल हो। शिक्षा का मतलब क्या सिर्फ अक्षर ज्ञान होता है? नहीं, शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? भारत युवाओं का देश है, जहां 50% से अधिक आबादी 35 साल से कम उम्र के लोगों की है। शिक्षा की सही नीति न होने की वजह से युवक स्नातक व अन्य डिग्री लेने के बावजूद नौकरी या स्वरोजगार के लायक भी नहीं हो पाते हैं। एक तरफ स्किल्ड लेबर की कमी है और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। हरियाणा में बेरोजगारी की दर 9% के करीब है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजों की स्तरहीन शिक्षा समस्या को और विकट बना रही है, जिससे युवक अपराध और अन्य दूसरे गलत कामों को करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। एम्स की अगर आप बात करें या कोई ऐसे मेडिकल हाई इंस्टीट्यूट्स की बात करें या आईआईटी की बात करें या इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, ये सब इन लोगों के अपने जो मैनिफेस्टोस के अंदर है, इलेक्शन मैनिफेस्टोस के अंदर है। और रियल लाइफ में ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि कभी भी इसको लेकर कभी उन्होंने बात नहीं की। सिर्फ लोगों को रिझाने के लिए या स्टूडेंट्स को रिझाने के लिए उन लोगों ने ये सब अपनी बात रखी, और जब इलेक्शन हुआ तो वो अपने वो निजी हित के ऊपर आ गए। ये एक दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, देश का, कि पिछले 30-40 सालों में सरकार ने बढ़ती हुई शिक्षा की डिमांड को देखते हुए उसी हिसाब से, उस अनुपात में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश और देश में क्रिएट ही नहीं किया है। और हर्ष ये हुआ कि प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, जो कि कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ महज दुकानें खुल गई हैं। शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में ना होने की वजह से कई ऐसी बुनियादी चीजों को सरकार नजरअंदाज कर देती है, जो वास्तव में अच्छी शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज शिक्षा के साथ खिलवाड़ का नजारा आम है। कहीं स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, तो कहीं स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त अध्यापक नहीं है। अगर अध्यापक हैं भी तो बच्चों के लिए स्कूल में टॉयलेट नहीं है। अगर टॉयलेट है भी तो स्कूल में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। इसके अलावा ज्यादातर स्कूलों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था भी नहीं की जा सकी है, जिसके चलते हरियाणा में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। एक तो बच्चे जाते हैं, उनके लिए बैठने की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं है, और स्कूल कैंपस की सुविधा नहीं है, ना उसमें खेलने का कोई मैदान है, ना चार दीवारी है, उसमें रूम भी पूरे नहीं है, कुछ रूम है वो भी अधूरे हैं, पूरी सुविधा नहीं है कुल मिला के। टीचरों ने घेरा लेते हैं, बैठ जाते हैं कुर्सी लगाकर, बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान नहीं, बिल्कुल कुछ सुधार नहीं है, सरकार इस बारे पे ध्यान नहीं दे रही है। जी मेरे गांव में मैडम आती हैं, मैडम 3-4 मैडम आती हैं, वो जेबीटी की आती हैं और छुट्टी से पहले ही वो छुट्टी करके भाग जाती हैं, लेकिन हमारे गांव में खास करके पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ाई अपना मास्टर नहीं आवा, जो कोई लग रही है वो अपना बैठी रहा, गप्पा मारा, करना कराना कुछ नहीं है, शाम में वह छुट्टी अपना घर चले जा। हरियाणा में शिक्षा की व्यवस्था पर सरकार कितना ध्यान दे रही है, इसकी एक बानगी हमारी इस रिपोर्ट में आपको नजर आएगी। मेवात के मुख्य शहर नूह का ये कन्या स्कूल है। यहाँ क्लास 6 से 10वीं तक की शिक्षा दी जाती है। छात्राओं की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ 9 सेक्शन है, लेकिन क्लासरूम सिर्फ 3, जिसके चलते 46 डिग्री तक पहुँचे तापमान में भी बच्चों को धूप में ही बैठना पड़ता है। वहीं स्कूल में सुविधा का आलम यह है कि किसी भी छात्रा के लिए बेंच और डेस्क की व्यवस्था नहीं है। नतीजा, बच्चों को जमीन पर बैठकर ही पढ़ना पड़ता है। और तो और इस स्कूल में खेलने के लिए एक ढंग का खेल का मैदान भी नहीं है। हम लोग तो विदेशों में रहे हैं और मैंने ये देखा है कि सरकारी स्कूल
गवर्नमेंट जो चलाती है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और लोगों को ये कहा जाता है कि अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाएं और उनको स्पेशल फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है प्राइवेट स्कूल की बजाय, जिससे कि वो लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि सरकारी स्कूलों में जाएं, उनको बैठने की व्यवस्था, अध्यापक अच्छी तरह से शिक्षा देना। वहाँ की सरकार खुद जाके ये चेक करती है कि अध्यापक ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बच्चों के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। यहाँ तो मैंने देखा है कि कई दफा बिना किसी उसके भी एग्जाम्स के भी बच्चों को पास करना जरूरी कर देते हैं। वहीं अगर कुछ प्राइमरी स्कूलों पे नजर डालें तो वो अपनी दरारों से अलग ही कहानी बयां करते हैं जो कभी भी दुर्घटना को दावत दे सकते हैं। आज हमारे स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, उनकी पॉलिसीज जर्जर हो चुकी हैं, उनको ध्यान रखा नहीं जा रहा है, अधिकारीगण इसकी तरफ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी यही प्रयास रहेगा कि अगर जनता का साथ और समर्थन हमें मिला, हम इन स्कूलों को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एक झोपड़ी में रहने वाला बच्चा भी उसमें पढ़ के अच्छी डिग्री ले सके। हरियाणा के ज्यादातर स्कूलों में पानी की कमी की घोर समस्या है। सप्लाई का पानी सरकार के रहमो करम पर निर्भर है, बचा टैंकर का पानी जो सरकारी रहनुमाओं की इच्छा पर निर्भर है। ये दिक्कत तो हमारे गांव में शुरू से ही है। जब से स्कूल चला है, मेरी उम्र करीब 60 साल की होगी, तो 60 साल 12 साल बाद तो मैं इस स्कूल में पढ़ा भी हूँ। इसमें पहले तो कुएं से पानी लाते थे, अब कुएं तो हमारे गांव में खत्म हो गए, सारे खारे पानी। हरियाणा में शिक्षा के गिरते स्तर के कारणों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल, जो ब्रेक के बाद हमारे कार्यक्रम बदलेगा देश प्रदेश में अपनी बेबाक राय रखेंगे। अभी लेते हैं एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं। बदलेगा देश प्रदेश में आपका फिर से स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी नजर में शिक्षा के मायने क्या हैं और इसकी जरूरत क्या है? देखिए, आज के समय में शिक्षा हमारे जीवन का आधार बन चुकी है और ये भी इमेजिन करना कि शिक्षा के बगैर हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ये नामुमकिन सा लगता है। शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि शिक्षा से आत्मविश्वास बढ़ता है, शिक्षा से हमें सोचने समझने की शक्ति मिलती है, शिक्षा से हमारा जीवन का निखार होता है। सुदेश जी, आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा हरियाणा के गांव के एक सरकारी स्कूल से ली और उसके बाद दुनिया में अपना नाम कमाया, और उदाहरण के तौर पर ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने शिक्षा सरकारी स्कूल से ली और उसके बाद बड़े नाम बने आगे चलकर। लेकिन अब सरकारी स्कूलों की ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई है? देखिए कि मेरी जो शिक्षा प्राथमिक शिक्षा हुई वो सोनीपत जिले के खूबड़ू गांव से हुई। हमें कुछ ज्यादा तो याद नहीं है कि वहाँ पे मतलब कि कैसे वो हमारा जीवन चला वहाँ पर, लेकिन हमें इतना जरूर महसूस है कि जितनी भी प्राथमिक शिक्षा होती है वहाँ से आपका जीवन का आगे की शिक्षा का आधार वहाँ से बनता है। क्योंकि अगर वहाँ पे आपके अंदर अनुशासन आ गया, आपको मेहनत करने की इच्छा आ गई या मेहनत करने की स्थिति पैदा हो गई, तो वहीं से आपका आधार बनता है। और प्राथमिक शिक्षा से ही हम ये मानते हैं कि ऐसा आधार जो है वो बनना चाहिए। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति ही बिगड़ गई है, वहाँ पर टीचर भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे वहाँ का माहौल भी ठीक नहीं है, स्कूलों का माहौल भी ठीक नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा होगी है तो कैसे आगे के बच्चों का जो शिक्षा का आधार है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है, उसका आधार कैसे ठीक हो सकता है? अगर हमें ठीक करना होगा तो हमें प्राइमरी शिक्षा से ही इसे ठीक करना होगा। क्या सरकार की मंशा साजिश के तहत शिक्षा की ओर ध्यान ना देना तो नहीं है ताकि अशिक्षितों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके? शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि 65 साल की आजादी के बाद जो कांग्रेस ने इस देश के ऊपर राज किया या सत्ता दी है, उन्होंने अंग्रेजों के हिसाब से ही इस देश को चलाने की कोशिश की है और इसलिए उन्होंने कहा कि भी शिक्षित नहीं करेंगे तो जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि आज ऐसे इतने कानून पड़े हुए हैं जो कि अंग्रेजों के जमाने के आज भी लागू किए जाते हैं। संविधान के अनुसार शिक्षा जो है वो राज्य का मसला है, राज्य सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें जो हैं राज्यों के अंदर रही और उन्होंने भी वहां पर भी जाकर कोई काम नहीं किया, और जो केंद्र सरकार से जो पैसा जाता है उसका भी सही उपयोग नहीं किया गया।
एक योजना आयोग की हिदायतें हैं कि 6% जीडीपी का जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। किसी भी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने आज तक 6% नहीं खर्च किया है। वो आज भी सिर्फ 3% ही खर्च किया जाता है शिक्षा के ऊपर। तो ये तो एक सोची सब्जी सादी की पैसा खर्चा करेंगे ही नहीं। लेकिन आज इन्होंने एक और काम किया है कि आज शिक्षा का ढांचा जो है पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं खड़ा तो कर दिया है, लेकिन दिखाने को तो जनता को कह दिया भाई शिक्षा का ढांचा है, लेकिन वहां पर शिक्षा का स्तर गिरा दिया, जिससे कि जनता जो है वो शिक्षित ही नहीं है। अब बोले कि आप कह तो रहे हो कि भी 8वीं पास हूं, लेकिन उसको आता जाता कुछ नहीं है, तो तब भी जनता जो है वही की वही खड़ी है जो जैसे कि पहले खड़ी हुई थी। आज ये हमारी स्थिति बन चुकी है। अगर हमारे समाज की बात करें तो हमारे समाज में छात्र जो हैं वो 2 वर्गों में बंट गए हैं। पहला वर्ग है जो हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़ता है और दूसरा वर्ग है जो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन लेता है। जो पहला वर्ग है वो दूसरे वर्ग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेफिनेटली पिछड़ता जा रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में? ये बिल्कुल सही है कि आज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये जो शिक्षा में बंटवारा हुआ है, हमारे हिसाब से तो जो शिक्षा देनी चाहिए हमारी राष्ट्रीय भाषा के अंदर जो है वो शिक्षा देनी चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमें पढ़ानी चाहिए, जिससे कि हम देश के अंदर ही नहीं विदेशों के अंदर भी हम अपना जो है विकास कर सके या अपने आप को बता सके विदेशों के अंदर भी। जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो शिक्षा देने की प्रणाली है, अगर आज हम उसमें बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि शिक्षा का स्तर दोनों जगह पे एक जैसा होना चाहिए। सुदेश जी, क्या 8वीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा के पास करने की नीति उचित है? ये बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए कि अगर हम किसी बच्चे को बगैर परीक्षा के पास कर देते हैं, इसका मतलब कि हम उसका मानसिक विकास जो है नहीं होने देते, उसको मेहनत करने के लिए भी हम नहीं कहते हैं, और अगर वो मेहनत नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, तो उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है। तो हम तो ये मानते हैं कि ये नीति जो है ये बिल्कुल गलत है। ये भी एक सोची समझी राजनीतिक सोच का ही नतीजा है कि हम ऐसे कर देते हैं कि जैसे कि 8वीं क्लास के बाद जो है वो बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने को नहीं आता है, कैसे पास होना है। बिल्कुल। और शिक्षा में जाति या धर्म के आधार पर आरक्षण आप कितना उचित मानते हैं? देखिए, हम शिक्षा में जाति के आधार पर आरक्षण देना, हम इसे बिल्कुल भी उचित नहीं मानते। हमारा ये मानना है कि अगर आरक्षण देना है तो आप आर्थिक आधार पर दीजिए, चाहे वो लोग किसी भी जाति या धर्म के हों। साथ ही साथ हमारा ये भी मानना है कि जो एंट्री लेवल पॉइंट्स हैं, चाहे स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं, जहाँ पे हमें कुछ रियायत दे सकते हैं ऐसे बच्चों को जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी से आते हैं, क्योंकि उनके पढ़ने का जो माहौल है वो उनको वैसा माहौल नहीं मिल पाता है जो कि आर्थिक तौर पर संपन्न लोग होते हैं। उनका एक बच्चा जो है अच्छी लाइट है, उसके पास एयर कंडीशनिंग है, उसमें उस माहौल में पढ़ता है। एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी में पढ़ता है और उसके पास माहौल सेम नहीं है। वहां पे हम उसको कुछ लीड दे सकते हैं कि अगर हम जाति या धर्म के नाम पर आरक्षण देते हैं तो इससे देश के अंदर भी बंटवारे की स्थिति पैदा होती है। हम समाज को बांट रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि आज किस तरह की शिक्षा की जरूरत है। आप देखते रहिए बदलेगा देश प्रदेश। बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा में शिक्षा के हालात के बारे में। सुदेश जी, ग्रेजुएट लेवल और उच्च शिक्षा में आपको सुधार की कितनी गुंजाइश दिखती है और क्या बदलाव करने चाहिए जिससे शिक्षा रोजगार परक बन सके? देखिए कि ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार बहुत ही जरूरी है। आज हम कर क्या रहे हैं, हम जनरल ग्रेजुएट्स जो हैं वो पैदा कर रहे हैं, बीए, और उनका मतलब कि कोई आधार नहीं है, कहीं नौकरी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं होता है, उनकी नॉलेज बेस भी इतना ज्यादा नहीं होता है। हमारा तो मानना यह है कि 10+2 की शिक्षा के बाद सिर्फ जो शिक्षा होनी चाहिए वो रोजगार परक होनी चाहिए। और आप ये देखिए कि विदेशों के अंदर, पश्चिमी देशों के अंदर कम से कम भी ऐसे 3000 कोर्सेज हैं जिनको कि 10+2 के बाद जनता वहां की करती है। और जो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ग्रेजुएट करना चाहते हैं, उनकी मानसिकता के हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से उनको ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वहीं से वो बाइफर्केशन हो जाती है, वहीं से वो अपने रोजगार की तरफ ऐसी शिक्षा लेनी शुरू कर देते हैं जिसके से उनको रोजगार मिले। और समस्त भारतीय पार्टी मानती है कि हमें शिक्षा प्रणाली के अंदर आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे कि 10+2 के बाद
विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा मिले जो रोजगार परक ही होगी। सुदेश जी, शिक्षा के क्षेत्र में खेल कूद का आप कितना महत्व मानते हैं और आप इसे कैसे बढ़ावा देंगे? देखिए कि खेल कूद का शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि शारीरिक विकास से ही मानसिक विकास जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम हेल्दी ही नहीं है तो, और बच्चे के लिए तो ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वो ग्रो कर रहा होता है, उसका शारीरिक विकास भी जरूरी, बहुत ही जरूरी है। और हरियाणा के अंदर स्थिति क्या है कि स्कूलों के अंदर आज आपको खेल कूद के साधन ही नहीं मिलेंगे। वहां पे कोई भी प्लेग्राउंड नहीं है सुचारू रूप से, स्कूल ही ठीक नहीं है तो प्लेग्राउंड तो कहां से आएगा। ब्लॉक स्तर के अंदर जो स्टेडियम्स होने चाहिए, अगर छोटे मोटे बने भी हैं उनके अंदर सुविधाएं नहीं है। जिला स्तर के स्टेडियम फिजिकल बिल्डिंग्स बना दिए, लेकिन वहां पे कोई कोचिज नहीं है। तो आज स्टेट लेवल के वहां पर भी कोई सुविधाएं नहीं है। खेल कूद के अंदर तो ये बहुत ही बढ़ावा देने की जरूरत है, और समस्त भारतीय पार्टी ये मानती है कि अगर हमें मौका मिला तो हम ब्लॉक स्तर के स्टेडियम के अलावा हम जिले स्तर के, स्टेट स्तर के जो स्टेडियम्स हैं, और बच्चों को जो स्कूल के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए उनको हम ठीक करेंगे। और स्टेडियम सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने से बात नहीं बनेगी, वहां पर कोचिज होने चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहां पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। आज हमें ये करने की जरूरत है। और देखिए कि मैं यहाँ पे ज्यादा खेल नीति की बात नहीं करूंगा, हरियाणा के बहुत से बच्चों ने आज पूरे विदेशों के अंदर भी अपना नाम कमाया है, लेकिन सरकार में उसका क्या रोल है? सरकार उसका क्रेडिट तो लेती है, लेने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार ने किया तो कुछ भी नहीं, वो तो अपने दम पर जीत कर आते हैं। तो आज ये स्थिति बनी हुई है। हमें खेल तो एक प्रोफेशनलिज्म भी हो गया, आज खेल आज एक आमदनी का जरिया भी बन चुका है। तो इसलिए खेल के माध्यम से हम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। सुदेश जी, बदहाली की कगार पर पहुंच चुकी शिक्षा को क्या पटरी पर लाया जा सकता है, और अगर ऐसा संभव है तो कैसे? हमारा ये मानना है कि शिक्षा प्रणाली को पटरी पर लाया जा सकता है, और सिर्फ इसके लिए जरूरत किस चीज की है? जरूरत है सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की, राजनेताओं की सही सोच की, और उसकी समस्त भारतीय पार्टी में कोई कमी है नहीं, क्योंकि हम तो आए इसीलिए कि हम एक चीज को सही करेंगे, और इसके लिए कई कदम हमें उठाने पड़ेंगे। पहले तो हम ये चाहेंगे कि जो प्राथमिक शिक्षा है, जो सेकेंडरी शिक्षा है, जहां से बेस बनता है बच्चे का आगे की शिक्षा का, हम उसको सही करेंगे, जो उसकी जरूरतें हैं उसको पूरा करेंगे और उसके प्रणाली के अंदर बदलाव लाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि जो उच्च शिक्षा है या जो ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा है, उसको हम रोजगार परक बनाएंगे। शिक्षा में अक्षर ज्ञान के साथ साथ हम चरित्र निर्माण की भी बात करेंगे। खेल कूद के जितने भी साधन मुहैया करवाने जाएं, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। हम जो भौतिक ढांचा है स्कूलों के अंदर, हम उसको भी ठीक करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो प्रबंधन की, जो प्राइमरी स्कूलों में, सेकेंडरी स्कूलों में देखने में आई है कि प्रिंसिपल जो है वो वहां का मतलब कि कंट्रोल में नहीं रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। हम उसके अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि वो एक लीडर का रोल जो है वो अदा करे। प्रिंसिपल को ऐसी ताकतें देंगे जिससे कि वो एक लीडर का रोल अदा करे, वो लीड कर सके, बच्चों को दिशा दे सके, और जो अध्यापक हैं वहां पर उनके ऊपर भी नियंत्रण जो है वो प्रॉपर रह सके, जिससे कि अनुशासन जो है वो ठीक तरीके से स्कूलों के अंदर हो। माहौल जो है वो शिक्षा का माहौल सही होना, ये बहुत जरूरी बात है देश के विकास के लिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब राजनेताओं के अंदर इच्छा शक्ति होगी। आज समस्त भारतीय पार्टी यही बार बार कह रही है कि हमारे मौजूदा राजनेता जो हैं उनकी इच्छा शक्ति किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए मर चुकी है। नए नेताओं को मौका दीजिए, तभी आगे बात बढ़ सकती है। बहुत सही बात कही आपने, और मुझे लगता है कि जैसे शिक्षा का स्तर आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में हो, इस देश में हो, वो वाकई हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। जी, तो वास्तव में शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब एक कुशल सरकार हो। मौजूदा सरकार से ये उम्मीद करना बेमानी है। इसके लिए जरूरत है बदलाव की। राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी व अकुशल हैं। समस्त भारतीय पार्टी का मानना है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति पर काबिज नहीं होंगे, तब तक हमें बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कब्जा अच्छे लोगों के हाथ में देना लोकतंत्र में ये जनता की जिम्मेदारी है। आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है समस्त भारतीय पार्टी W6/5 DLF Phase 3 गुड़गांव।
122002 हरियाणा। टेलीफोन नंबर 0124-406-4659। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं on info@sbparty.org और हमारी वेबसाइट है www.sbparty.org। अगले एपिसोड में मिलेंगे हरियाणा में ध्वस्त कानून व्यवस्था के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस एपिसोड को आप समस्त भारतीय पार्टी की वेबसाइट और YouTube पर भी देख सकते हैं।